ये जो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्चित पंडित एंड मैं हूं एक कैंसर विशेषज्ञ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी फ्रॉम फोर्टिस एस्कॉट्स, ओखला, न्यू दिल्ली। हम आपके पास हर महीने अलग अलग तरह के पॉडकास्ट लेकर आते हैं जिस पे हम बात करते हैं बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंटली सच्चाई हम आपके सामने लेकर आते हैं उन कंट्रोवर्सीज़ के अराउंड, ताकि आपको एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले इस मिस इन्फॉर्मेशन की दुनिया में, ताकि आप तक एक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और उसी को लेके आज हम अपनी एक और चर्चा करने वाले हैं हमारी चीफ न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, मिस अनमोल उप्पल जी के साथ। सो आइए उनसे मिलें। सबसे पहले तो नमस्कार सभी को मेरा, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्चित सर फॉर इनवाइटिंग मी कि मैं कुछ इस बारे में आप सभी को बता सकूं, डिस्कस कर सकूं। बहुत सारे मिथ्स हैं जो हमारे कैंसर पेशेंट में होते हैं, उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है और सोशल मीडिया के माध्यम से ही ये हो सकता है। तो आज हम लोग बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड कुछ मिथ्स के बारे में जानेंगे जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी है, और इसे क्लियर करेंगे। कोशिश करेंगे कि हमारे जो पेशेंट हैं उन तक ये बातें पहुँचे एंड कुछ इम्प्लीमेंट करें एंड रिकवरी प्रोसेस में उन्हें हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच अनमोल। एंड आपके साथ काम करके हमारे पूरे डिपार्टमेंट को इतना अच्छा लगता है। आप दिल से पेशेंट्स को ट्रीट करती हैं। आप हमारे पूरे हॉस्पिटल में बहुत फेमस हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप सब पेशेंट्स के लिए, आईसीयू में जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए गाना गाती हैं और आपकी बहुत अच्छी मधुर वॉइस है। सो थैंक यू सो मच फॉर व्हाट यू आर डूइंग फॉर आवर कैंसर पेशेंट्स। वी आर टोटली इंडिटेड फॉर दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि पेशेंट से कनेक्ट करने के लिए उनको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले उनके असेसमेंट के लिए उनको समझना, उनको कंफर्टेबल फील कराना, तभी वो हमसे बेसिकली सब कुछ शेयर कर पाएंगे, वो जब वो अपना समझेंगे। और न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए सही डाइट दूँ। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने हर पेशेंट से कनेक्ट करूँ, और आप बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो एंड सब कुछ है जो हम लोग कर सकते हैं पेशेंट के लिए, वो हम लोग करेंगे और पेशेंट के रिकवरी पे ध्यान देंगे। डन। तो चलें आगे, हम थोड़ा से कंट्रोवर्सीज में चलते हैं और आपको थोड़ा क्वेश्चन्स के जाल में फंसाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। ठीक है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन रिगार्डिंग टू कैंसर इन इन न्यूट्रिशन इन कैंसर से रिलेटेड ये है कि मेरे को फ्रीक्वेंटली अपने ओपीडी में एक क्वेश्चन जो बार बार सब पेशेंट्स हर बारी एक ही चीज़ पूछते हैं कि शुगर इज़ कैंसर, कि हम शुगर ले रहे हैं तो मतलब हम कैंसर ले रहे हैं, और अगर हम शुगर को कट करेंगे तो हमें कैंसर नहीं होगा। क्या ये सच है? तो सबसे पहले तो मैं एक वर्ड में इसका आंसर देती हूँ कि नो। कैंसर अगर आपको है और आप ये बोल रहे हो कि मैं शुगर नहीं लूँगा तो मेरे कैंसर सेल्स डेड हो जाएंगे या फिर वो ठीक होने लग जाएंगे, मेरा सब कुछ सही होने लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज हमारे और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनके फंक्शंस के लिए शुगर का इंटेक बहुत ज़रूरी होता है।
तो मैं ये कहना चाहूँगी, शुगर नहीं लेने से कैंसर सेल्स तो नहीं मरेंगे, बट हमारे पेशेंट ज़रूर वीक हो जाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी वो लोग बहुत स्ट्रेस्ड है अपने डाइट को लेके, एपेटाइट कम है, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं फील होता कि मैम हमारे रिस्ट्रिक्शंस कुछ कुछ चल रहे हैं। तो उसके साथ साथ हमें ये डिसाइड करना ज़रूरी है कि किस तरह का शुगर उनको दे। जैसे कि उन्हें हम लोग सिंपल बिल्कुल ही शुगरी ड्रिंक्स, जो हमें अवॉइड करने के लिए बोलना होगा उन्हें, बेकरी आइटम्स, ये सारी चीज़ें नहीं देंगे। बट जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि फ्रूट में भी शुगर होता है, वो बिल्कुल उनको देंगे। जो हमारे कार्ब्स होते हैं उसमें भी शुगर होता है, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल दे सकते हैं। क्या आप हमारे एक अगर मैं इस पूरे को सिंप्लीफाई करूं, ऐसा नहीं है कि शुगर विल कॉज कैंसर। बिल्कुल। मेरी ये भी समझ है कि शुगर डज नॉट कॉज कैंसर, बट शुगर ज़्यादा इंटेक से हम ओबेसिटी कॉज कर सकते हैं, डायबिटीज़ एंड ओबीज हो सकते हैं, एंड ओबेसिटी इज़ नाउ अपकमिंग एज वन ऑफ द नंबर वन कॉज ऑफ कैंसर आफ्टर टोबैको च्यूइंग। सो ट्रू। इनडायरेक्ट रिलेशन हो सकता है ओबेसिटी के साथ, बट डेफिनेटली नॉट विद कैंसर। एंड अगर आप कुछ टिप ऐसा दें हमारे पेशेंट्स को कि वो प्रोसेस शुगर की जगह पे कुछ ऐसा शुगर ऐड कर सके अपने डाइट में जो प्रॉपर शुगर ना हो, बट उनका जो स्वीट टूथ है, ये भारत है, इधर सबके मुंह मीठे हैं, तो हम बिल्कुल। उसको हम किस तरह से सेटिस्फाई कर सकें, कोई ऐसा डाइटरी टिप? बिल्कुल। तो डाइटरी टिप में मैं सबसे पहले ये बोलूँगी कि जो नेचुरल शुगर्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, वो ले सकते हैं। जैसे डेट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, डेट्स ले सकते हैं। एंड साथ में टिप के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी, वी कैन मेक लड्डूज़ ऑल्सो, लाइक होममेड लड्डू बना सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स और भी बहुत सारे सीड्स जैसे पम्पकिन सीड्स, उसको मिक्स करके वी कैन हैव अ गुड लड्डू, जिसमें कि शुगर का इंटेक बिल्कुल भी नहीं होगा, प्रोसेस शुगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लेना होगा कि प्रोसेस्ड में जितने भी डोनट्स, ये सब नहीं खाने हैं, ठीक है? क्या खाना है ये जानना ज़रूरी है, तो आप उसमें जो फ्रूट्स हैं वो ऐड करें। साथ में आप कुछ भी पॉरेज बना के ले सकते हैं, उसमें शुगर ऐड कर सकते हैं, ब्राउन शुगर ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मात्रा बहुत ज़रूरी है, किस मात्रा में आप शुगर का इंटेक कर रहे हैं, आपका हाइट, आपका वेट कितना है। अगर आप ओबीज़ हैं तो उसे अवॉइड करना बेहतर है। तो हाइट एंड वेट बहुत मायने रखता है, बीएमआई के अकॉर्डिंग ही आपका शुगर भी हम लोग तय करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ये आपने मुझे एक टिप दिया था 2 से 3 महीने पहले, जिसको मैंने यूज़ किया है, इम्प्लीमेंट किया है। इवन चाय में भी मैं आधा डेट्स डाल देता हूँ, एंड उससे चाय बहुत मीठी हो जाती है। एंड आई थिंक दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस बाय कटिंग दीज शुगर्स as and when required, and I think that is a wonderful tip that you have given us. एंड सर एक और चीज़ है जो मार्केट में इंट्रोड्यूस हो चुका है काफ़ी टाइम से, दैट इज़ अ मोंग फ्रूट। मोंग फ्रूट इज़ ऑल्सो गुड। जितने भी अगर डायबिटिक पेशेंट भी हैं, अगर उन्हें वो सूट करता है तो वो थोड़ी मात्रा में उसे ले सकते हैं। इनफैक्ट कोई भी डिज़र्ट बना के भी ले सकते हैं, बिकॉज हमारा पर्पस कैंसर पेशेंट के साथ सिर्फ ये नहीं है कि उन्हें फीड कराना है, हमारा पर्पस ये भी है कि उन्हें मेंटल सेटिस्फेक्शन भी हो। बिकॉज जैसा हमारा अन्न होगा वैसा ही मन होगा। मन होगा, और बहुत सही, बहुत वी आर बढ़िया। इंडियंस, वी आर लाइक, हमारा खाना इमोशंस होता है, हमारा इमोशंस ही बात है। बिल्कुल फूड से जुड़ा है। तो हमें खाने पे बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या बात है, अब मुझे ऑलरेडी भूख लगनी शुरू हो गई है। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो बहुत बारी आता है, फेसबुक पे आता है, इंस्टा डॉक्टर्स देते हैं, गूगल के भी डॉक्टर्स बोलते हैं, फेसबुक पे भी बहुत सारे कागजी डॉक्टर्स हैं, वीडियो डॉक्टर्स हैं जो बोलते रहते हैं कि न्यूट्रिशन या डाइट से कैंसर क्योर हो सकता है। मैं आपका इस पे एक शॉर्ट आंसर जानना चाहता हूँ कि क्या ये सच है कि सिर्फ डाइट से कैंसर क्योर हो जाएगा? लॉट ऑफ पेशेंट्स से मेरे से सर्जरी करा के बोलते हैं कि हम नेचुरोथेरेपी कराएंगे, हम नेचुरल थेरेपी में जाएंगे। व्हाट इज़ द बेसिस, व्हाट इज़ द साइंटिफिक बेसिस ऑन दैट? ये सवाल बहुत ही अच्छा है सर, बिकॉज़ हमारे पास भी जब ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, उनका कहना होता है, मैम आप मुझे कुछ ऐसी डाइट बता दो जिससे कि मेरा कैंसर बिल्कुल ठीक हो जाए, हमें ट्रीटमेंट ना लेना पड़े, या नहीं तो कुछ ऐसा बताओ जिससे ट्रीटमेंट कम हो जाए। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। एक काफ़ी फेमस क्रिकेटर हैं जिन्होंने कुछ
दिनों पहले ये क्लेम किया था कि उनकी वाइफ का कैंसर ठीक हो गया कुछ फूड के वजह से, न्यूट्रिशन थेरेपी के वजह से, विदाउट एनी ट्रीटमेंट। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सारा श्रेय हम लोग सिर्फ डाइट को नहीं दे सकते, बिकॉज ये इक्वल, जैसे बोलते हैं ना, आपने सुना होगा कि अगर आपको फिट रहना है तो एक्सरसाइज भी ज़रूरी है और डाइट भी ज़रूरी है। तो पहले के टाइम पे ये था कि 70% होना चाहिए आपका डाइट और 30% एक्सरसाइज, बट अब उसको मॉडिफाई करके हो गया है 50% एक्सरसाइज 50% डाइट। तो बिल्कुल उसी तरीके से मैं ये बोलना चाहूँगी कि कैंसर पेशेंट के लिए भी डाइट ज़रूरी है, बट मेडिकल थेरेपी भी ज़रूरी है। और इसमें रिसर्च के बाद ये बताया भी गया, जो उन्होंने क्लेम किया था वो सरासर गलत है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि काफ़ी में जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल एम्स के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने इस क्लेम को रिफ्यूट किया और उन्होंने काफ़ी उन्हें रिटन एप्लीकेशन दी टू दैट लर्नड क्रिकेटर, एंड उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ, मेरा सर्जरी, मेरी वाइफ की सर्जरी भी हुई, कीमोथेरेपी भी हुई, लेकिन बस उसमें सर्जरी और कीमोथेरेपी और एलोपैथी से लोगों को थोड़ी एलर्जी ज़्यादा होती है, तो वो भूल जाते हैं और बाकी चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। बट आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू हैव रिमाइंडेड मी ऑफ। थैंक यू सो मच। एंड मैं इसमें एक लाइन ज़रूर बोलना चाहती हूँ, कैंसर कोई भी हो, बट न्यूट्रिशन उसको क्योर नहीं करता है। कैंसर कोई भी हो, न्यूट्रिशन उसको क्योर नहीं करता, बट उसके ट्रीटमेंट में बहुत सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है, बिल्कुल। जस्ट लाइक अ बैकबोन। उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएगा अगर वो एक सही डाइट सही तरीके से लेंगे तो। बिल्कुल, जैसे स्टेजेस डिफरेंट, जैसे जैसे स्टेजेस बदलेगा, ट्रीटमेंट बदलेगा, वैसे डाइट भी बदलेगी उनकी, करेक्ट, है ना। करेक्ट। तो क्योर तो नहीं, बट रिकवरी प्रोसेस में। और हाँ, एक चीज़ और, जो कैंसर पेशेंट की थेरेपी होती है वो ऑलरेडी बहुत कुछ टॉलरेट कर रहे होते हैं, तो ट्रीटमेंट को टॉलरेट करने के लिए भी उनको एक सही डाइट की ज़रूरत होती है, ताकि वो। इसी से मुझे एक क्वेश्चन याद आया कि जो मैं भी पूछना चाहता था कि क्या हर कैंसर पेशेंट, फॉर एग्जांपल कोई कैंसर पेशेंट सर्जरी में हो रहा है, सर्जरी हुई है, या कोई कीमोथेरेपी ले रहा है, या कोई रेडिएशन ले रहा है, या सर्जरी में ही अलग अलग टाइप के कैंसर्स का सर्जरी हुई है, सबका क्या न्यूट्रिशन कॉमन होता है, सेम, वन साइज फिट्स ऑल? नो, एक्चुअली नॉट सर। एंड ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज आजकल न्यूट्रिशन में भी यूट्यूब वीडियोस और ये सब में इतने सारे मिथ्स आ गए हैं। सब बोलते हैं, सब लोगों को पता है न्यूट्रिशन के बारे में, सभी लोग। आजकल तो ऐसा भी हो गया है, लोग चैट जीपीटी से पूछ के ही अपना डाइट भी ले लेते हैं, मेडिसिन तक ले लेते हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, बिकॉज हर इंसान जिसका कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है, कीमो चल रहा है, उसमें वो कुछ और गॉन थ्रू कर रहा है, और जिसका रेडिएशन चल रहा है उसमें अलग तरह की डाइट होती है। सबसे पहले जो कीमो पेशेंट है उनके साथ डिफ़िकल्टी होती है कि उन्हें टेस्ट समझ में नहीं आता, टेस्ट लॉस हो जाता है, एपेटाइट बिल्कुल ही कम हो जाती है, ज़ीरो हो जाता है, उन्हें स्मेल बहुत लगता है फूड में। तो उस केस में हमारी तरफ से जो सजेशन होता है, इजी टू डाइजेस्ट फूड, अलॉन्ग विद दैट उन्हें वैसा खाना हमें देना है जिसका स्मेल बहुत ज़्यादा उन्हें ना लगे ट्रीटमेंट में। कैंसर पेशेंट में कीमो जिनका हो रहा है उसमें कट फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स या फिर बहुत ज़्यादा बिल्कुल रॉ हम लोग मना करते हैं, सैलेड्स मना करते हैं। इसका रीज़न तो सर आप भी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि पेशेंट का इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक है। उस केस में अगर कोई भी चीज़ हम लोग कट करके दे रहे हैं तो देयर इज़ अ चांस ऑफ कंटामिनेशन, hygiene issues, and along with that there are several multiple reasons we cannot give that. रेडिएशन जब चलता है तो उस केस में वी कैन हैव अ लाइक रेसिड्यू जिसमें कम हो, वैसी डाइट दे सकते हैं। फाइबर उसमें कम होना चाहिए, इजी टू डाइजेस्ट होना चाहिए। तो सर मुझे आप बताइए कि आप क्या फेस करते हैं एज अ डॉक्टर, आपको क्या लगता है कि मैं इस जगह पे कितनी, क्या मैं कुछ चेंजेस कर सकती हूँ अपने पेशेंट के लिए? आप भी मुझे बताओ अपने एक्सपीरियंस से। देखिए, अभी अगर आपने बहुत ही एकदम कैंडिड क्वेश्चन पूछा है मुझसे, तो मैं आपको कल का ही एग्जांपल देता हूँ। कल हमने 2 पेशेंट्स अपने वार्ड राउंड्स पे देखे थे। एक में जिसमें स्टमक की सर्जरी हुई है और एक में जिसमें रेक्टम की सर्जरी हुई है। ओके। एंड यही हम डिस्कस कर रहे थे आपस में कि सर के जो पेशेंट जिसकी
स्टमक की सर्जरी हुई है उसको क्या हमें डाइट सप्लीमेंट्स करने हैं, क्या उसमें डाइट अलग करना है, और जिसमें रेक्टम की सर्जरी हुई है फॉर एग्जांपल जिसको रेडिएशन हुआ है उसमें आप लो रेसिड्यू डाइट, आपने बताया था मुझे कि लो रेसिड्यू डाइट देंगे, नहीं तो पेशेंट को डायरिया होता है रेडिएशन जिनको लगती है इंटेस्टाइन में। सो इस तरह से आई थिंक इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट वी शुड गिव टू आवर व्यूअर्स दैट सिर्फ न्यूट्रिशनिस्ट या सिर्फ ऑन्कोलॉजिस्ट आपका न्यूट्रिशन डिसाइड नहीं कर सकते जब तक वो न्यूट्रिशनिस्ट एंड ऑन्कोलॉजिस्ट आपस में आपकी हर एक डिटेल डिस्कस नहीं करते हैं, जब तक वो ये नहीं समझते हैं कि आपका क्या ऑपरेशन हुआ है, आप किस टाइप की कीमोथेरेपी ले रहे हैं, आपने रेडिएशन लिया है नहीं लिया है, उसके अराउंड वो एक न्यूट्रिशन प्लान करते हैं। And it is not just one page and one size that will fit every patient in cancer, because सबको लगता है आजकल घर की हर महिला एक न्यूट्रिशनिस्ट है, बिल्कुल। एंड यू नो एंड वो क्योंकि वो अपना वो न्यूट्रिशन दे रही है अपने बच्चों को, लेकिन ये एक साइंस बहुत ही अलग है दैन अ रेगुलर न्यूट्रिशन, या फिर एक वेट लॉस न्यूट्रिशन से अलग है ये साइंस ऑफ ऑन्को न्यूट्रिशन। So I think that is something that we really like when we discuss with you for each and every patient कि हमें उस patient में क्या तब्दीलियाँ लेकर आनी है। बिल्कुल। एंड मुझे लगता है सर कि जैसे कैंसर में अगर मैं 2 एग्जांपल ही अगर दूं, तो एक हेड नेक कैंसर होता है, उसमें पेशेंट सबसे ज़्यादा फेस करते हैं, स्वेलो प्रॉब्लम होती है उन्हें काफ़ी ज़्यादा। उस पेशेंट को वी कैन नॉट गिव सॉलिड फूड अचानक से हम दे देंगे, वो पेशेंट बिल्कुल उसका बुरा हाल हो नहीं जाएगा, खा नहीं पाएगा, खा हेड एंड नेक पाएगा, कैंसर है, टंग का कैंसर है, मुंह का कैंसर है, वो नहीं खा पाएगा, वो हम उसका मन है। स्लोली स्टार्ट करते हैं सॉफ्ट, जैसे बिल्कुल। बनानाज एंड पपीताज एंड लिक्विड डाइट से। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा सर। लिक्विड डाइट से स्टार्ट करते हैं, सॉफ्ट देते हैं, धीरे-धीरे उन्हें सब सही करते हैं, उसके बाद हम लोग उनका डाइट चेंज करते हैं। बट जहाँ पे जीआई कैंसर की बात करें, जिनको स्टमक कैंसर हो रहा है या कुछ और परेशानी है, उस केस में सिर्फ अगर लिक्विड पे छोड़ दिया जाए तो वो बेचारे पेशेंट बोलेंगे कि मैम मुझे कुछ न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो उस केस में वी कैन स्टार्ट सेमी सॉलिड, सॉफ्ट डाइट से स्टार्ट कर सकते हैं अलोंग विद द लिक्विड। बट अगर लिक्विड डाइट के जगह हेड नेक कैंसर में हम लोग सॉलिड डाइट दे दिए होते तो ये डेंजरस भी हो सकता है। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने पेशेंट को सही से एनालिसिस करें एंड असेसमेंट करने के बाद ही उन्हें ट्रीटमेंट दें। बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल। 2 क्वेश्चंस हैं उसको मैं क्लब कर देता हूँ। आजकल बहुत बढ़िया एक फैशन चल रहा है हल्दी के टैबलेट्स, एंड पेशेंट्स पूछते हैं गिलोई एंड फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, बहुत सारे अलग अलग विभिन्न तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड मैं यही आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो सप्लीमेंट्स हैं, हल्दी के सप्लीमेंट्स, बहुत सारे अलग अलग तरीके के एंटीऑक्सीडेंट्स and lot of omega-3 fatty acids and different kinds of, what is your take, are these supplements scam or are they really of any use for our cancer patients? What is your take on it? आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि सप्लीमेंट का मतलब ही होता है सरप्लस। जब कुछ चीज़ें हमारी न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से डाइट से फुलफिल ना हो, देन वी हैव टू सरप्लस इट, तब हमें सप्लीमेंट्स लेने की सही मायने में ज़रूरत है। अगर हमारा डाइट अच्छा है, सही से डाइजेस्ट हो पा रहा है, तो बिल्कुल भी सप्लीमेंट्स का नीड नहीं है। ये समझना पड़ेगा किस पेशेंट को नीड है, किस पेशेंट को नहीं है, ये समझना ज़रूरी है। कुछ पेशेंट हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली नहीं अच्छे होते, जिन लोगों का बिल्कुल ही नॉर्मल स्टेटस है, उस टाइम पे ज़रूरी है कि उन्हें फुलफिल जो भी कराए वो डाइट से ही करा दिया जाए, उनके लिए सही न्यूट्रिशन दिया जाए जो वो अफोर्ड भी कर सके और उनका ट्रीटमेंट भी हो सके। वेरी वेरी ट्रू, क्योंकि आपने ये अफोर्डेबिलिटी का जो पॉइंट उठाया, क्योंकि पिछले 10 साल से जो मैं देख रहा हूँ, ये जो सप्लीमेंट्स हैं ये इतनी भारी मात्रा में हम दे रहे हैं पेशेंट्स को, इनमें भी कुछ केमिकल्स हैं, इनमें भी कुछ हैवी मेटल्स हैं, इनमें भी प्रिजर्वेटिव्स हैं, एंड ये जो सप्लीमेंट्स हैं, दीज आर ऑलमोस्ट टू द रेंज ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ रुपीज़ जो पेशेंट हर महीने प्रोक्योर कर रहा है, एंड विद व्हाट एविडेंस? ऐसा कोई क्लियर कट एविडेंस भी नहीं है साइंस में जो ये बोलता है कि ये सप्लीमेंट्स खाने से कैंसर
प्रिवेंट हो जाएगा, लेकिन हम दे रहे हैं पेशेंट्स को ये बोल के कि ये कैंसर प्रिवेंट हो जाएगा। बिल्कुल। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपने हमें बताया है कि स्पेशली इंडियन सिनेरियो में जहाँ घर घर हल्दी डलती बिल्कुल। है, ये वेस्टर्न एक साइंस है कि हल्दी के कैप्सूल्स बना के दे दीजिए, क्योंकि उनके उनके खाने में हल्दी डलती ही नहीं थी कभी। हमारे घर में तो हमारी दादी माँ के नुस्खे चलते आ रहे हैं और हम बचपन से हमारे यहाँ पे ये कल्चर है कि हल्दी इज़ अ पार्ट ऑफ फूड। सो हल्दी के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ विच आर देयर, बट इनकी बायोअवेलेबिलिटी कम है एंड इनमें कोई ऐसे साइंटिफिक प्रूफ भी नहीं है कि दैट दे वुड हेल्प और क्योर कैंसर। बट जैसे आपने बहुत अच्छा बोला कि सप्लीमेंट्स का मतलब ही है टू सप्लीमेंट, टू सरप्लस, सो दे कैन नॉट बिकम द मेन डाइट। सो मेन डाइट से हम पेशेंट्स को कोशिश करें कि वो अपनी न्यूट्रिशन पूरा करें, एंड सप्लीमेंट्स बहुत थोड़ी मात्रा में, एक सिंपल कैप्सूल बिकोसूल्स का या विटामिन का जो बहुत ही कम प्राइस्ड होती है, आई थिंक दैट इज़ गुड इनफ फॉर ऑल पेशेंट्स। यस सर, बिल्कुल इनफ होता है। जिस केस में पेशेंट बिल्कुल नहीं खा रहा है, उस पेशेंट में वी नीड सप्लीमेंट। करेक्ट। उस केस में वी कैन नॉट लीव द पेशेंट कि ठीक है ये बिल्कुल नहीं खा रहा है, इसे छोड़ दो, इसे सप्लीमेंट भी नहीं देंगे। Right. देयर इज अ रोल ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट एंड डॉक्टर ऑल्सो, Correct. जहाँ पे हमें सही वक्त पे उसका न्यूट्रिशन स्टार्ट कर देना है। जहाँ पे आरटी फीड का बात आता है, जब हमें उस पेशेंट को देना, वो मुंह से टॉलरेट नहीं कर सकता, वो उस कंडीशन में नहीं है कि वो खा सकता, तो हमें सप्लीमेंट्स बिल्कुल स्टार्ट करना है। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नीड है। बट जैसा कि आपने बोला टर्मरिक टैबलेट का, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, 8,000 9,000 टैबलेट्स के लग रहे हैं। मुझे नहीं लगता वो अफोर्डेबल भी है। साथ ही साथ अगर हमें नॉर्मल खाने से मिल जा रहा है तो वो बेहतर चॉइस है, चॉइस, तो वेरी गुड। वही करेंगे। बट हीलिंग प्रोसेस में टर्मरिक बहुत अच्छा हेल्प करता है, तो डेली बेसिस पे वो ले सकते हैं। एक और अगर एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछूं तो जो मेरे दिमाग में बहुत खटकता है बहुत बारी, इज इंडिया गोइंग हेडिंग टूवर्ड्स अ कैंसर डाइट क्राइसिस? मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये क्लियरली बोल चुकी है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स और हाईली प्रोसेस्ड फूड्स कैन cause or are one of the reasons for cancer, apart from low physical activity, obesity, and many other things. So ultra processed food, highly processed foods are a problem in our society. हम ये हाई प्रोसेस्ड फूड्स, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स खा सकते हैं बट नॉट रूटीनली। ट्रू। लेकिन अब क्या हो गया है, अब जो मुझे लग रहा है, अब खाना मंगवाना घर पे बहुत आसान हो गया है विदाउट नेमिंग एनी कंपनीज। खाना घर पे मंगाना बहुत इजी, आसान हो गया है। घर पे अगर दाल बनाने के लिए बोले तो माँ बोलती है कि कम से कम 40 45 50 मिनट लगेंगे, लेकिन घर पे 15-20 मिनट में खाना पूरा, चिकन बिरयानी से लेके बटर चिकन से लेके दाल मखनी, पनीर लबाबदार ये सब चीज़ें विद इन 15-20 मिनट्स आ जाती हैं। बिल्कुल सही। So obviously these are either not freshly cooked, obviously, and then there is a lot of processed food which is readily available within 4-5 minutes. Cake चाहिए आपको, donuts चाहिए, everything is available within 5 to 7 minutes in hand, and of course everything is going towards that, and of course it's a very बहुत बड़ी सुविधा भी है हमारे लिए। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये आपको लग रहा है कि दिस इज गोइंग टूवर्ड्स अ कैंसर डाइट क्राइसिस इन इंडिया? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड होते हैं, उसमें कहीं न कहीं कार्सिनोजेनिक इफ़ेक्ट तो होता है और वो हमारे बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। सबसे ज़्यादा तो ये भी है कि जो फूड तुरंत हमारे पास 15 टू 20 मिनट्स में आ जा रहा है, तो कुछ ना कुछ ट्रैवल टाइम भी होता है, बट वो पहले से सेमी कुक्ड हो चुका है, वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से उसमें प्रिजर्वेटिव यूज़ किया गया है, केमिकल यूज़ किया गया है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर अस। हमारे लिए वो बिल्कुल भी एक बेहतर चॉइस नहीं है। या उसको रीहीट करके और रीहीट, मल्टीपल टाइम्स रीहीट करके आपके पास आ रहा है और बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है।
मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे यही है कि बेहतर है कि हम लोग घर पे ही कुक करें, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है। और और एटलीस्ट फ्रीक्वेंटली ऑर्डर ना करें, एंड वंस इन अ वीक और मे बी वंस इन अ while it is always good to have food जैसा outside आपने also. कहा सर कि वो सुविधाएं हमारे लिए अच्छी भी हैं, बट जब ज़रूरत से ज़्यादा सुविधाएं मिल जाती है तो वी आर लेजी, हम लोग लेजी हो जाते हैं कि दाल क्यों ही खुद बनाना है, चलो मंगा लेते हैं। ठीक बात है। ठीक है, तो ज़रूरत से ज़्यादा भी अगर कुछ फैसिलिटी मिल जाए तो उसको मिसयूज़ ना करें सभी, उसको यूज़ करके और तभी मंगाए जब एक आध बार अगर हफ्ते में मंगा ले रहे हो तो कोई इशू नहीं है, बट रोज़ दिन खाओगे तो वो प्रॉब्लम है। जब पेशेंट मेरे से बोलते हैं मैम आप ऑयली चीज़ें कुछ मना करते हो, डीप फ्राइड मना करते हो, क्यों करते हो? मन तो करता है। तो मैं बोलती हूँ कि मैं इसलिए मना करती हूँ क्योंकि मैं मना करूँगी थोड़ा तो आप खाओगे, ठीक है? बट ज़रूरत है कि आप सब कुछ खाओ। डाइटिशियन का मतलब बहुत लोग समझते हैं वो ये मना कर देगी, वो मना कर देगी, बिल्कुल नहीं। डाइटिशियन का मतलब है वो आपको 3 चीज़ों के लिए गाइड करेंगी। पहला है टाइमिंग ऑफ फूड, समय-समय पे खाना, ये बहुत ज़रूरी है, स्किप नहीं करना मील्स को। दूसरा है क्वांटिटी ऑफ मील्स, किस क्वांटिटी में आप खा रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा, अगर आप पूरी भी खा रहे हो, आप 4 मत खाओ, आप 2 ही खा लो, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और तीसरा है क्वालिटी ऑफ फूड, क्या आप अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड तो नहीं खा रहे हो? क्या अगर आपको कुछ ठंडा, जैसे अब गर्मी का टाइम आ गया, बिल्कुल समर सीजन आ गया, तो आप चाय पीते जा रहे हो, बट इन्वायरमेंट उसी तरीके से बना है, उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। आप लस्सी पियो, आप छाछ पियो, वैसी चीज़ें पियो जो आप समर के अकॉर्डिंग हो। आप चाय पे स्टक मत रहो। जिसको चाय पसंद है वो ले सकते हैं, बट हम कोशिश करेंगे सीज़न टू सीज़न हम लोग अपने डाइट को चेंज करें, बिकॉज इन्वायरमेंट में सब कुछ वैसे ही डिज़ाइन किया गया तो है ना? अगर मैं इसमें वेरी वेरी गुड पॉइंट कि एनवायरनमेंट में सब कुछ ऐसे ही डिज़ाइन किया है, तभी गर्मियों में वाटरमेलन मिलता है बिल्कुल। जो पानी ज़्यादा देता है। सर हमारे यहाँ चाय पत्ती जो है वो कहाँ कहाँ मिलता है, आप मुझे बताइए, चाय पत्ती का? कोल्ड एरियाज में। कोल्ड एरियाज में। तो एक ये भी बहुत बड़ा एक रीज़न है कि कोल्ड एरियाज में वो इसलिए मिलता है क्योंकि वहाँ के लोगों को वो सूट भी करता है, बट वी आर हियर जहाँ पे ऑलरेडी बहुत गर्मी ज़्यादा है। गर्मी है, तो ठीक। वो हमारे बॉडी में आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग भी बोला जाता है कि वो हमारे बॉडी में जो वात पित्त वगैरह है उसको भी कंट्रोल करता है, जैसा हमारा फूड होता है। तो वेरी नाइस। सिलेक्शन ऑफ फूड शुड बी लाइक द सीजन ऑल्सो। सीजन। ऐसा सुना होगा ना आपने कि आप नहीं खुद को बदलोगे तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल बहुत ही फेवरेट एक कोट है कि डायनासोर आज हमारे बीच नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज उसने अपने उसने आप अपने को आप को चेंज बदला नहीं नहीं। किया। ठीक है। कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो अब नहीं है हमारे आई पास। थिंक ये बहुत ही अच्छा आपने व्यू दिया है कि अगर हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं या कुछ हैवी डाइट्स ले रहे हैं, बट एटलीस्ट वी शुड वर्क आउट, वी शुड डू फिजिकल एक्सरसाइज, बिकॉज दैट हैज शोन टू prevent cancer from happening as per World Health Organization, and most of these cancers are preventable, which are diet associated or which are obesity associated or without any physical exercise. आई थिंक डाइट लें, बट अगर हैवी डाइट भी ले रहे हैं तो एटलीस्ट उसको वर्कआउट करके उसको बर्न भी करें। जो कैलोरीज आप ले रहे हो इक्वल टू बर्नआउट होना चाहिए, यानी कि बर्नआउट भी आप उतना कर लो। अगर कोई पेशेंट है जो ओवरवेट है तो ज़रूरी है कि जो जितना वो इनटेक कर रहे हैं उससे थोड़ा वो बर्नआउट कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तभी जाके हम अपने बीएमआई पे आइडियल वेट पे रह पाएंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट कि कैंसर हमें ना हो, और अगर हो भी गया है तो डरना नहीं है, लड़ना है। लड़ना है। बहुत बहुत ही बिल्कुल। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एंड अब हम लास्ट 2 मिनट के सेशन पे आते हैं अपने इस पॉडकास्ट के, जिसको हम कहते हैं रैपिड फायर सेशन। इसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आपने उसको एक लाइन में आंसर देना है। रैपिड फायर, ठीक है? सो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि फास्टिंग, कीटो डाइट, prolonged fasting, are they supposed to reduce cancer or cure cancer or reduce the chances of recurrence? ये रिड्यूस नहीं करता ना क्योर करता है, बट डेफिनेटली ये वर्क करता है एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पे हमारे बॉडी में, हीलिंग प्रोसेस में डेफिनेटली हेल्प करता है। बट ये कुछ पेशेंट्स के लिए हार्मफुल भी हो सकता है जिनको डायबिटीज है और भी बहुत तरह के और जो मल्टीपल रीजन। कीमोथेरेपी ले रहे हैं, जिनको एक्चुअली डाइट की ज़रूरत है ड्यूरिंग द कीमोथेरेपीज, बिल्कुल सही। सेकंड क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये है कि
ऑर्गेनिक फूड वर्सेस इनऑर्गेनिक फूड, इन शॉर्ट वन सेंटेंस। ऑर्गेनिक फूड ही खाना चाहिए सबको इंडिया में, जहाँ पे जिस ऑर्गेनिक फूड को पानी मिल रहा है तो पता नहीं उस पानी में क्या है, क्या मिलावट है। आजकल तो दूध में नहीं पता होता क्या मिलावट है, पानी का तो और भी क्या बोले। इसके बारे में क्या ख्याल है? ऑर्गेनिक फूड एंड नॉर्मल फूड ऐसा कुछ भी नहीं है, बस केमिकल यूज़ नहीं होता ऑर्गेनिक फूड में। बिल्कुल नॉर्मल फूड ले सकते हैं, बिकॉज वही अफोर्डेबल भी होता है एंड हमारे लिए हेल्दी भी होता है। तो बेशक आप नॉर्मल फूड ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऑर्गेनिक लेंगे तो कैंसर ठीक हो आई थिंक जाएगा या अगर बेटर नॉर्मल फील फूड होगा। ले रहे हैं तो उसको अच्छे से वॉश करें, ताकि बिल्कुल उसके ऊपर के जो हैवी मेटल्स हैं वो वॉश हो जाएं, जो पेस्टिसाइड्स हैं वो मिनिमाइज हो जाएं। आई थिंक दैट इज अ वन मैसेज दैट वी कैन बिल्कुल गिव टू सही, आवर आपने टू व्यूअर्स। दी पॉइंट बिल्कुल सही बोल दिया सर। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज़ जो मेरे को और एक और पूछना चाहता हूँ कि अल्कलाइन वाटर, अल्कलाइन डाइट, आजकल बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ मैं, बहुत लोग बोलते हुए अल्कलाइन वाटर, अल्कलाइन डाइट के ऊपर। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हैव यू डन एनी रिसर्च ऑन दैट? हैव यू रेड अबाउट इट? बिल्कुल, तो साइंटिफिक बेसिस। साइंटिफिक बेस पे सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगी कि अल्कलाइन फूड ऐसा कोई फूड नहीं है जो किसी ट्यूमर के पीएच को चेंज कर दे या फिर उसको रिड्यूस होने से बचा ले। तो ऐसा कॉन्सेप्ट है कैंसर पेशेंट में कि कैंसर तभी ग्रो होता है जब उसको एसिडिक मीडियम मिलता है, बट आफ्टर सम टाइम अगर आप अल्कलाइन भी लेते हो फूड तो वो न्यूट्रल ही हो जाना है। तो ये बिल्कुल अभी रिसर्च के अकॉर्डिंग भी ये कहा गया है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ मिथ है, इसका कोई भी, ये बेसलेस है। तो बेसिकली आप सब कुछ ले सकते हो। थैंक यू। एंड लास्ट क्वेश्चन, माइक्रोवेव। ये जो जो महिलाएं हैं हमारे, जो घर में इतना कुछ हमारे हस्बैंड्स को देखती हैं, हमारे परिवार को देखती हैं, बच्चों को देखती हैं, उनके लिए इज़ माइक्रोवेव रिस्क? क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि माइक्रोवेव नहीं करना चाहिए, माइक्रोवेव रिस्क है, उससे दिक्कत होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मिथ है। बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हर किसी चीज़ के पीछे ना एक रीज़न होता है। माइक्रोवेव बहुत लोग इसको इसलिए भी बोलते हैं नहीं सही है बिकॉज आप फ्रेशली नहीं खा रहे हो ना, वो फिर वही वाला बात हो जाएगा कि ज़रूरत से ज़्यादा फैसिलिटी मिल गई तो एक दिन बना लिया, 2 दिन चला लिया। नहीं नहीं, ये तो 2 दिन तो ज़्यादा हो जाएगा। माइक्रोवेव में चला लिया तो वो चीज़ नहीं करना है। एंड स्पेशली हमारे यहाँ इंडिया में ये चीज़ है कि कुछ बच रहा है तो डस्टबिन नहीं, पेट में डालो, उसे वेस्ट नहीं करते। नहीं करते। अन्न है, अन्न भगवान होते हैं, तो इसे वेस्ट नहीं करना है, खा लेना है। तो अपने पेट को बिल्कुल भी फ्रिज या फिर डस्टबिन मत समझो, खाओ वही जो सही हो, क्लीन हो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो माइक्रोवेव करके रीहीट मत करो, फ्रेश बनाओ, फ्रेश खाओ, क्योंकि पैसे तो उतने ही लगने हैं दोनों में ही। बिल्कुल सही। ठीक है, थैंक यू सो मच मिस अनमोल, आपके साथ ये पॉडकास्ट करके बहुत मज़ा आया। एंड आई थिंक यू हैव गिवन लॉट ऑफ गुड टिप्स फॉर आवर पेशेंट्स, फॉर द जनरल पब्लिक। एंड मैं हमारी जनरल पब्लिक से भी यही गुजारिश करूँगा कि जब भी आप अपना कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं, आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट और अपने न्यूट्रिशनिस्ट के साथ बैठ के एक डिवाइस करिए, एक प्लान। आपके न्यूट्रिशनिस्ट को पता होना चाहिए कि आपकी क्या सर्जरी हो रही है, किस चीज़ की सर्जरी हो रही है। हर सर्जरी का अलग न्यूट्रिशन है। कीमोथेरेपी कौन सी हो रही है उसका अलग न्यूट्रिशन है। रेडिएशन के टाइम पे अलग न्यूट्रिशन है। इसलिए न्यूट्रिशन इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट plan in our whole of our cancer treatment, which causes seamless treatment without any breaks, and वो ट्रीटमेंट बहुत आराम से जाए और उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने में बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाता है न्यूट्रिशन। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग, एंड थैंक यू अनमोल जी फॉर हैविंग अस एंड फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू अर्चित सर। एंड डेफिनेटली मैं एक मैसेज छोटा सा देना चाहूँगी उन सारे केयर गिवर को जो लोग अपने कैंसर पेशेंट का केयर करते हैं, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो मैं उन सभी से ये अनुरोध, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि डेफिनेटली ज़रूर मिले अपनी न्यूट्रिशनिस्ट से, ज़रूर कोऑर्डिनेट करें, बताएं खुल के कि वो क्या खाना पसंद करते हैं क्या नहीं। डरे बिल्कुल नहीं, अर्ली डिटेक्शन हमेशा अच्छा होता है। तो खुद पे ध्यान दे, प्रायोरिटीज़ खुद को दे। हर चीज़ इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बट हमारा हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओके, बाय बाय।